Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with part 3 of chapter 1 What is democracy, why democracy, class 9 civics. जिन्होंने भी अभी तक हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं, वी रिकमेंड यू टू काइंडली गो थ्रू दैट ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ में आए. एंड इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए भी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आवर विद साक्षी, जहां आपको इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलेंगे. So let's start with our today's topic. So आज हम इस चैप्टर के दो टॉपिक्स कवर करेंगे. पहला टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. ये हम डेमोक्रेसी के रिलेशन में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है. एंड सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी. इन दोनों टॉपिक्स के बाद आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. So let's start with our today's topic. First topic is rule of law and respect for rights. हमने ये पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. अगर हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव्स का काम क्या होगा कि वो हमारे लिए सही डिसीजन बनाए. लेकिन कभी-कभी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स नोइंगली और अननोइंगली कुछ गलत डिसीजंस बना देते हैं जो सिटीजंस को यानी कि हमको इम्पैक्ट करते हैं. अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई गलत डिसीजन है और उसकी वजह से सिटीजंस इंपैक्ट हो रहे हैं तो तब रोल प्ले करती है जुडिशरी, यानी कि हमारी जो न्यायपालिका होती है वो क्या करती है, न्याय करती है, इंसाफ करती है, उस गलत लॉ को सही करती है और सिटीजंस जो इंपैक्ट हो रहे होते हैं उन पे जो गलत इंपैक्ट होता है उसको पॉजिटिव इंपैक्ट में बदलती है. और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजंस के कुछ राइट्स दे रखे हैं जिन राइट्स का इस्तेमाल करके सिटीजंस क्या कर सकते हैं, अपने लिए अपने फेवर के लिए चीजें कर सकते हैं. कहीं सिटीजंस मोलेस्ट ना हो जाए, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये सोच के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हर सिटीजन के लिए लागू होते हैं. और अगर उनके राइट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ या खिलवाड़ किया जाता है तो जिस भी पर्सन ने उनके राइट्स को मोलेस्ट किया है उसको सजा होती है. तो ये अगर यही सिस्टम चल रहा है किसी भी गवर्नमेंट में तो ही वो डेमोक्रेटिक है. अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिम्बाब्वे का. जिम्बाब्वे में क्या ये सिस्टम चल रहा था कि वहाँ की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक थी, लोगों के राइट्स जो थे वो प्रोटेक्टेड थे, और अगर गवर्नमेंट की कोई डिसीजन गलत होती थी तो क्या गवर्नमेंट को सजा मिलती थी या नहीं मिलती थी, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि जिम्बाब्वे में पॉलिटिकल कंडीशन किस तरह की थी. तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स इन रिलेशन टू जिम्बाब्वे हम पढ़ेंगे. सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे वाज रूल्ड बाय ZANU-PF. जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस के बाद से जिम्बाब्वे में एक पार्टी थी ZANU-PF, जो जिम्बाब्वे को रूल करती थी. सिर्फ ये एक ही पार्टी थी जो जिम्बाब्वे को रूल करती थी, यानी कि यहीं पे उनकी डेमोक्रेसी फेल हो गई, क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी भी एक पार्टी नहीं होती, इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज होती है. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज बीन रूलिंग द कंट्री. जो ZANU-PF के लीडर थे उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, और ये रॉबर्ट मुगाबे ही क्या कर रहे थे, यही कंट्री को रूल कर रहे थे, जिम्बाब्वे को रूल कर रहे थे. He is popular but also uses unfair practices in elections. वो पॉपुलर लीडर थे, लोगों का एक बहुत अच्छा सपोर्ट उनके साथ था, लेकिन वो जीतने के लिए क्या करते थे, हमेशा इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस चूज करते थे. यानी कि हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट में ही जिम्बाब्वे में डेमोक्रेसी फेल हो गई थी, सेकंड पॉइंट में भी जिम्बाब्वे में डेमोक्रेसी फेल हो गई, क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी भी आप इलेक्शन को अनफेयर मींस से नहीं जीत सकते. इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU-PF. अब देखो इस सिचुएशन में डेमोक्रेसी पास भी हुई पर फेल भी हो गई. कैसे, इलेक्शन रेगुलरली हो रहे थे, यहाँ तो डेमोक्रेसी पास हो गई, लेकिन हमेशा इलेक्शन में पार्ट कौन लेती थी, ZANU-PF लेती थी, तो यहाँ हमारी डेमोक्रेसी फिर से फेल हो गई. अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड. अगर कोई भी पार्टी जिम्बाब्वे के खिलाफ ZANU-PF के खिलाफ खड़ी होती थी तो उस पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको हरेस किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था,
मीटिंग करना चाहते थे वो मीटिंग डिसरप्ट कर दी जाती थी, बंद करवा दी जाती थी। यहाँ भी हमारी डेमोक्रेसी क्या हो गई, फेल हो गई। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। हमारी कंट्री में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन बनाया जो कि गलत बन गया, हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, अपने अधिकारों को बचाने के लिए आवाज उठा सकते हैं। पर जिम्बाब्वे में अगर किसी ने गवर्नमेंट को गलत बोला, प्रोटेस्ट किया या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ रैली निकाली या कोई आंदोलन कर दिया, तो क्या होगा, वो इलीगल होगा और उसके लिए उस पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को सजा मिलेगी। तो यहाँ भी इनकी डेमोक्रेसी फेल हो गई। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टीज विजन। टेलीविजन और रेडियो जो थे वो कौन कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। यानी कि ये वही न्यूज दिखाते थे जिसमें गवर्नमेंट अच्छी बनती थी लोगों की नजर में। गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नेगेटिव वहां पर कोई भी नहीं बोल सकता था। और हमेशा ये जो टेलीविजन और रेडियो थे ये किसकी तरफ रहते थे, ZANUPF की तरफ, यानी कि ZANUPF की तरफ रहते थे। हमेशा ZANUPF की पॉजिटिव साइड लोगों को दिखाते थे ताकि लोग उन्हें वोट दें। लेकिन असल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। असल डेमोक्रेसी में अपोजिशन हमेशा गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज के लिए, उनके किए गए वादों के लिए सवाल उठाता है। लेकिन जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं था, तो यहाँ भी इनकी डेमोक्रेसी हो गई थी फेल। Independent newspapers are there, but the government harasses those journalists who goes against it. Independent newspapers तो थे, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ भी थे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, लेकिन छापते वो वही थे जो उन्हें गवर्नमेंट बताती थी। अगर किसी ने भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाके कुछ छाप दिया, गवर्नमेंट उनको हरेस करती थी, गवर्नमेंट उन जर्नलिस्ट को जेल में डाल देती थी जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाते थे। यहाँ भी इनकी डेमोक्रेसी फेल हो गई। गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट। गवर्नमेंट को कोर्ट का भी डर नहीं था। गवर्नमेंट ने कोर्ट के जजमेंट्स जो थे उसे भी क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। That went against it, क्योंकि वो ऐसे जजमेंट्स थे जो गवर्नमेंट की सच्चाई दिखाते थे और गवर्नमेंट अपनी सच्चाई नहीं दिखाना चाहती थी। वो लोगों को अपना खराब वाला साइड नहीं दिखाना चाहती थी। एंड हैड प्रेशराइज्ड जजेस, और गवर्नमेंट ने क्या किया था, जजेस को भी नहीं छोड़ा था, उन्हें भी प्रेशराइज किया था कि अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे हम तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। ऐसे सारे प्रेशराइजेशंस या एलिगेशंस जजेस के खिलाफ भी हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पर भी इनकी डेमोक्रेसी फेल हो गई थी, क्योंकि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज रूल करे, जहाँ पर फेयर मींस ऑफ इलेक्शन हो, जहाँ पर हर पर्सन को वोट देने का राइट हो, हर पर्सन को गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने का राइट हो, एंड गवर्नमेंट को कोर्ट का डर हो कि हमारे ऊपर कोई जुडिशरी है जो हमारे गलत डिसीजंस पे हमें क्वेश्चन कर सकती है। अगर ये सब है तो ही आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है, वरना नहीं है। और यहाँ जिम्बाब्वे में ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए इनकी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं थी। इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक। यहाँ पे गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे सिटीजन्स के कोई बेसिक राइट्स नहीं थे, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं था। जैसे हमारी कंट्री में एक पार्टी को अपोजिशन जो होती है वो क्वेश्चन करती है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। एंड यहाँ पर कोई जुडिशरी भी नहीं थी, ये किसी कोर्ट वोट से भी नहीं डरते थे, इनको कोई डर नहीं था किसी का भी। तो जिम्बाब्वे में डेमोक्रेसी नहीं थी। ओके, तो हमने एक और एस्पेक्ट पढ़ा, इससे हमें ये पता चला कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर आप डिसीजन, अगर आपकी गवर्नमेंट कुछ गलत ले रही है आप उसके खिलाफ बोल सकते हो। गवर्नमेंट के खिलाफ जुडिशरी जो है वो कोई भी एक्शन ले सकती है, लेकिन जिम्बाब्वे में नहीं था ऐसा कुछ, इसलिए ये डेमोक्रेसी नहीं थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते जो है हमारा वाई डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है और क्या सच में डेमोक्रेसी में सब अच्छा होता है? इसके पॉजिटिव साइड है कि अच्छे डिसीजंस बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो अपोजिशन होते हैं वो पार्टीज जो होती है मेन पार्टी को क्वेश्चन करती है, तो डिसीजन
अच्छे होते हैं, लोगों को राइट्स मिलते हैं, उनके लोगों को उनका न्याय मिलता है, बहुत सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। पर हमेशा हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, हेड्स और टेल्स। वैसे ही डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे नेगेटिव साइड्स है। अब क्या नेगेटिव साइड्स है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। कुछ लोग थे जिन्होंने डेमोक्रेसी की भी रियल पिक्चर दिखाई, जो डेमोक्रेसी के भी खिलाफ थे। उन्होंने क्या बोला, लीडर्स कीप चेंजिंग। डेमोक्रेसी में लीडर बदलते रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है। एक लीडर जाएगा, वो 5 साल देश अपने हिसाब से चला के गया, एक नया लीडर आया, अब वो 5 साल देश अपने हिसाब से चलाएगा, यानी कि इंस्टेबिलिटी तो हुई, बार बार बदलाव हुआ। एक लीडर बेचारा सेटल हुआ, उतने में उसका जाने का टाइम हो गया और दूसरे का आने का टाइम हो गया। तो डेमोक्रेसी में लीडर्स बदलते रहते हैं, इसलिए इंस्टेबिलिटी होती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी पार्टीज रूल करती है, अपोजिशन होती है, लड़ाइयां होती है, वाद विवाद होते हैं, पक्ष विपक्ष होता है, तो बहुत सारे झगड़े होते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत होता है। एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट अगर अच्छा भी करे तो भी उसको बुरा दिखाएगी, उसको खराब बताएगी, लोगों का पूरा आप कॉन्फिडेंस जीतोगे। तो ये पॉलिटिकल कंपटीशन डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा है। पावर प्ले है, जो ताकतवर है वो अपनी पावर जरूर दिखाएगा डेमोक्रेसी में। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी क्या होती है, दया भावना। डेमोक्रेसी में मोरालिटी पे कोई स्कोप नहीं होता। एक बात बताओ, आप और हम लीडर्स इलेक्ट करते हैं, क्या वो लीडर्स इलेक्ट होने के बाद हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं? 95% ऐसे लीडर्स होते हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, बट कोई 5% ऐसे होते हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यानी कि सिर्फ 5% लीडर्स आपके लिए काम करेंगे। बाकी क्या करेंगे? बाकी आपके लिए काम नहीं करेंगे, वो अपनी ड्यूटीज भी प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं करेंगे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होगा, वो सिर्फ अपनी सीट पे आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे। तो मोरालिटी का कोई स्कोप डेमोक्रेसी में नहीं होता, दया भावना किसी के लिए नहीं होती। लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लीडर्स होते हैं तो अच्छा डिसीजन बनता है, पर वो डिसीजन बनते बनते बहुत टाइम निकल जाता है। क्यों? एक बार डिसीजन बना, किसी को पसंद नहीं है, उसने एप्लीकेशन लगा दी, हमें ये डिसीजन नहीं मंजूर, दोबारा डिसीजन बनेगा, दोबारा बना, फिर किसी ने एप्लीकेशन लगा दी, फिर वो डिसीजन खारिज, ऐसे बार बार होता रहेगा, तो बहुत वक्त लग जाएगा एक प्रॉपर डिसीजन बनने में। इसलिए डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो इंटरेस्ट ऑफ पीपल लीडिंग टू बैड डिसीजन। अगर आपका लीडर अच्छा है और वाकई आपकी जरूरतें समझ गया, तो आपकी डेमोक्रेसी से अच्छी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है, कुछ इलेक्टेड लीडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि लोगों की भलाई किसमें है, वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं जो खराब होते हैं, बैड डिसीजंस होते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, जो तो होता ही है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सरकारी कर्मचारी पैसे लेते हैं, कोई भी काम करना है पहले पैसे दे दो। करप्शन यानी कि रिश्वत लेना, वो रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेने की वजह से क्या होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसको तो सजा हो जाएगी, लेकिन वो पूरी गवर्नमेंट की इमेज खराब करके जाएगा और अपोजिशन को मौका मिल जाता है रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन करने का कि आपके नेता ने रिश्वत ली तो क्यों ली, लोगों का पैसा तो उन्होंने गलत मीन्स से कमाया जो कि सही नहीं है। तो डेमोक्रेसी में करप्शन ज्यादा होता है, इस करप्शन की वजह से इलेक्टोरल कंपटीशन भी ज्यादा होता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। कुछ रूलर्स क्या मानते हैं कि ऑर्डिनरी इंसान, हम जैसे लोगों को नहीं पता होता कभी कभी कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और इसलिए हमें ये जो गवर्नमेंट चूज करने का डिसीजन है या तो लेना ही नहीं चाहिए या बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि एक खराब गवर्नमेंट आने वाले 5 साल आपके बिगाड़ देगी, आपको इकोनॉमिकली डाउन कर सकती है, फाइनेंशियली डाउन कर सकती है, पॉलिटिकली डाउन कर सकती है।
आपके देश को डाउन कर सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा वो गवर्नमेंट चूज करिए जो वाकई में अच्छी हो, जो फॉल्स प्रॉमिसेस की बजाय ट्रू थिंग्स करने में बिलीव करती हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर प्रॉपर्ली समझ आया होगा। हमने इसमें डेमोक्रेसी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करा, डेमोक्रेसी की अच्छी साइड देखी, डेमोक्रेसी की खराब साइड भी देखी, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए। इस चैप्टर के पूरे आज को मिला के पूरे 3 पार्ट्स हैं, आप प्लीज पूरे 3 देखिएगा ताकि आपको चैप्टर फटाफट से पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ऑल्सो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपने आगे के वीडियोस के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।